हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की डिस्कशन को। हमारे ये जो टॉपिक चल रहा था एसेंस ऑफ एथिक्स, इसके अंदर जितनी फिलोसफिकल बातें गिवन थी वो हमने ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर ली हैं। अब ये हमारा इस टॉपिक के अंदर लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, दिस वन, एथिक्स एंड मॉरल फिलोसफी। ठीक है, इसको एक बार के लिए जानते हैं कि राइटर हमें क्या बताना चाह रहे हैं इस टॉपिक के अंदर व्हेन इट कम्स टू एथिक्स और मॉरल फिलोसफी। वैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो एथिक्स और मॉरल फिलोसफी के बीच में एक और लगा हुआ है, तो यानी कि एथिक्स को ही मॉरल फिलोसफी समझा जाता है। इट इज़ कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग बट इन अ यूनिवर्सल मैनर। ठीक है, सब्जेक्टिव मैनर हो तो वो मोरालिटी का पार्ट होता है। ये तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब तो आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों वाला होगा कि मोरालिटी और एथिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कोई अगर आपसे पूछे, अब आप बहुत ईजिली तरीके से किसी को भी बता सकते हो। बट एथिक्स को एक मॉरल फिलोसफी की ब्रांच ही समझा जाता है बिकॉज एथिक्स के अंदर मोरालिटी शामिल है। वो अलग बात है कि वो यूनिवर्सल तरीके से शामिल है। तो एथिक्स या मॉरल फिलोसफी हमें ये बताता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, अगर हम इसको एज अ डिसिप्लिन माने, एज अ सब्जेक्ट मान के चलें, तो यहाँ पर हमें 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं एथिक्स की। अभी जो 3 ब्रांचेस हैं ना दोस्तों, हम जो कवर करने वाले हैं, ये डिस्कशन आपकी यहाँ पर वाइंड अप नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस लाइन को देखो, राइटर ने बोल रखा है फर्दर रेफर टू द सेक्शन ऑन डायमेंशंस ऑफ एथिक्स बिलो। तो आगे चलकर जब हम और पढ़ेंगे इस पीडीएफ को, तो आपको ये वाला टॉपिक और डिटेल्ड तरीके से आगे जाकर देखने को मिलेगा। लेकिन इस टॉपिक को कवर करवाने का पर्पस मेरा बस यही है। ये तीनों टर्म्स तो मैं आपको बता दूंगा, ये तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका। मेरे को मेनली आपको बताना है ये 4 फिलोसफिकल चीज़ों के बारे में। एक, इमैनुअल कांट का डिओंटोलॉजिकल एथिक्स। दूसरा, यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ जेरेमी बेंथम। सिमिलरली, यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ जे.एस. मिल, जिनको जॉन स्टुअर्ट मिल भी हम कहते हैं। और उसके अलावा लास्ट मुझे जो आपको चीज़ बतानी पड़ेगी इसके अंदर, दैट विल बी वर्च्यू एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे जो नेम हैं, लाइक इमैनुअल कांट, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड एरिस्टोटल, इसके बारे में ऑलरेडी आप पीएसआईआर में तो पढ़ते ही हो। खैर अभी तक हम पीएसआईआर में यहाँ तक पहुँचे नहीं है, लेकिन पीएसआईआर में आपने मेरे साथ एरिस्टोटल के टॉपिक को काफ़ी हद तक जाना हुआ है, तो आपको इन टॉपिक्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये टॉपिक्स आपके लिए नए हैं सारे के सारे। एथिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप में से जो लोग सिर्फ जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से इसको कवर कर रहे हो, अगर आपके पास पीएसआई और ऑप्शन नहीं है तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। लेकिन पीएसआईआर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इस चीज़ को सुनेंगे, तो आपके पीएसआईआर के अंदर एक वैल्यू एनरिचमेंट का काम करेंगे ये चारों की चारों जो थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स और इनकी जो फिलॉसफीज मैं आपको समझाऊंगा, और जिससे आप अपनी ऐसे राइटिंग को, पीएसआईआर ऑप्शन की राइटिंग को और एथिक्स की राइटिंग को आप एनरिच कर सकोगे। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके इन सब के बारे में जानेंगे। फिलहाल जो काम की बात है इस लेक्चर में पहले हम वो करते हैं। हमें दोस्तों ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि एथिक्स एज अ डिसिप्लिन जो है उसको 3 ब्रांचेस में बाइफरकेट करा जाता है। अभी तक आपने सिर्फ एथिक्स को एथिक्स के तौर पर ही जाना है मेरे लेक्चर्स में, जितनी भी हमने क्लासेस करी हैं। अब आपको ये बताया जा रहा है कि एथिक्स को अगर हम तोड़ दें तो उसके अंदर से ना 3 पिलर्स निकल कर आते हैं, 3 ब्रांचेस होती हैं इसकी। एक है नंबर 1 मेटा एथिक्स, दूसरा है नॉर्मेटिव एथिक्स और तीसरा है अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, अब यहां पर आपको अप्लाइड एथिक्स के अंदर ये तो समझ में आ रहा होगा कि एथिकल प्रिंसिपल्स की जब भी हम एप्लीकेशन करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से, जब हम एथिक्स को इंप्लीमेंट करें, तो वो तो होता है अप्लाइड एथिक्स। अभी इजी तरीके से समझते हैं टर्म्स को, जो इनकी इंग्लिश मीनिंग है पहले उसको डिकोड करते हैं ताकि अंदर की बात, जो गहराइयों वाली बात है, वो हमें अच्छे से समझ में आ सके। अप्लाइड एथिक्स मतलब एथिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करना, कि वो सिर्फ एक ज्ञान की बात, थ्योरेटिकल बात होकर ना रह जाए, वो सिर्फ एक नॉर्मेटिव या आइडियलिज्म की बात होकर ना रह जाए कि व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट नॉट ऑट टू बी।
ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल को वैसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ये इंडिविजुअल के मॉरल फिलॉसफी है, ये इंडिविजुअल की मॉरल फिलॉसफी नहीं है, ये एक इंडिविजुअल की मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ये उसकी मॉरलिटी का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए ना रह जाए, थ्योरेटिकली ना रह जाए, इसको प्रैक्टिकली जब हम सोसाइटी के अंदर लोगों के जीवन में इम्प्लीमेंट होता हुआ अगर देखें हम इसको वास्तविक रूप से, तो वो पार्ट बन जाता है अप्लाइड एथिक्स का। और अप्लाइड एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली दोस्तों ऐसा है कि अगर हमें सोसाइटी को बेटर बनाना है, कंट्री को बेटर बनाना है, हम चाहते हैं कि राजनेता हमारे बहुत अच्छे से काम करें, लोग अपना खुशहाल जीवन बिताएं, शांति व्यवस्था से देश में रह सकें, देश में दंगे ना हो, तो एथिक्स को हमें इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए देश के अंदर। ये पार्ट होता है अप्लाइड एथिक्स का। तो सबसे पहले मैंने आपको थर्ड चीज़ बताई एथिक्स के अंदर, अप्लाइड एथिक्स। सेकेंड चीज़ के बारे में बात करते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स। अगेन यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही है, नॉर्मेटिव वर्ड आया नॉर्म से, एंड नॉर्म्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ, नॉर्म्स आर बेसिकली रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स बेसिकली नॉर्म्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और नॉर्म्स हमेशा सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। वैसे तो देखो दोस्तों, में ये सिखाया गया कि एथिक्स जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री चेंज नहीं होते हैं, लेकिन हमने उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक बात और भी पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, इस चैप्टर में, इस पहले टॉपिक के अंदर, कि कभी कभार एथिक्स अपने आप में वैसे तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ही हैं, लेकिन बहुत बार हर एक सोसाइटी के अंदर जो व्यवस्था होती है ना, वो सेम नहीं होती है। कुछ सोसाइटीज़ थोड़ी सी प्रोग्रेसिव नेचर की हैं, कुछ बैकवर्ड नेचर की हैं, कुछ सोसाइटीज़ के अंदर लोग पीसफुल तरीके से को एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ सोसाइटी के अंदर कम्युनिटीज़ के बीच में क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से फॉलो करा जाता है और वो इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें दिखता भी है। वहीं पर कुछ सोसाइटीज़, कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो लोग हैं वो डिवाइडेड हैं इस प्रकार से कि उनके बीच में इतनी ज़्यादा अफरा तफरी छा रखी है कि दोज कंट्रीज आर विटनेसिंग सिविल वॉर, लाइक श्रीलंका, लाइक पास्ट में बेल्जियम में जैसा हुआ था, क्लैशेस, कम्युनल क्लैशेस। हमारे देश में भी बहुत सारे रीजन्स में होते हैं क्लैशेस कम्युनिटीज़ के बीच में, जब टेंडेंसी जागरूक हो जाती है रीजनलिज्म की, जब कोई अपने आप को देश के लेवल पर ना देखते हुए, इंडिया ना देखते हुए, पेरोकियल आइडेंटिटी अपना लेता है, नैरो आइडेंटिटी अपना लेता है, दैट आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम एमपी, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम असामीज, आई एम उड़िया। तो उस टाइम पर लोगों के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी जाग जाती है कि अगर मैं एक दिल्लीआइट हूँ, दिल्ली से हूँ, तो मैं दिल्ली वाले का सपोर्ट करूँगा, मैं अगर हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणवियों का सपोर्ट करूँगा, मैं अगर गुजरात से हूँ तो गुजरातियों का सपोर्ट करूँगा। उस चक्कर में क्या होता है, लोग अपनी ब्रॉडर नेशनल आइडेंटिटी, दैट वी ऑल आर इंडियंस, इट डजेंट मैटर दैट वी बिलोंग टू गुजरात और बिहार और एमपी और झारखंड और असम और अंडोमान निकोबार आइलैंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर ऑल इंडियंस। लेकिन जब ये आइडेंटिटीज नैरो डाउन होने लग जाती हैं, जब ये आइडेंटिटीज पेरोकियल हो जाती है, नेशनल लेवल से लोग रीजनल लेवल पर आकर रीजनल आइडेंटिटीज अपना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में हमें देखने को दोस्तों मिलता है ये वाली चीज़ कि एथिक्स सेक्रीफाइस हो रहे हैं, एथिक्स डाउनग्रेड हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि एथिक्स आए ही ना हो सोसाइटी के अंदर। देश में सरकार ने कभी प्रैक्टिकल तरीके से पीसफुल को, लोगों के पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए उन एथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई ही ना करा हो, प्रैक्टिकली देखा ही ना हो। तो अगर भले ही वो एथिक्स अप्लाइड नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स का पार्ट जरूर होने चाहिए। और ये जो नॉर्म्स वाली चीज़ है, क्योंकि हर एक सोसाइटी के नॉर्म्स अलग होते हैं, 19-20 का फर्क, 18-20 का फर्क सब में होता है, तो वहाँ पर हम नॉर्मेटिव एथिक्स के दायरे के अंदर कुछ ऐसी बातें करते हैं कि एथिक्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर वो एक बास्केट की होने चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर कुछ एक दूसरी सोसाइटी है तो वहां पर दूसरे बास्केट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करे जा सकते हैं, क्योंकि मकसद तो हमारा एक ही है, एथिक्स को अपनाने का, कि इससे इंडिविजुअल की लाइफ बेटर बन सकती है, कंट्री स्मूथ तरीके से अपने आप को
चला सकती है। देश में बैठे हुए सत्ता को चलाने वाले जो राजनेता हैं उनको फिर सिविल वॉर या कम्युनल क्लैशेस जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर पूरी सोसाइटी एथिकल हो जाए। अब वो कैसे होगी ये हमें नॉर्म्स बताते हैं और नॉर्म्स सोसाइटी टू सोसाइटी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। तो ये हो गया नॉर्मेटिव एथिक्स। अब नॉर्म वर्ड के बारे में आप जानते हो, अप्लाइड एथिक्स नाम से ही पता लग रहा है कि हमें एथिक्स को अप्लाई करना है। अब मेन आपके लिए जानने वाली बात ये जो कि शायद से आप पहली बार इस वर्ड को सुन रहे होगे, मेटा एथिक्स। एंड इसके अंदर एक टर्म आपको देखने को मिल रहा है, मेटा। दोस्तों मेटा वर्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा टर्म होता है, इसका सबसे पहले आप डिक्शनरी मीनिंग जानो। कोई भी चीज जो एक हायर ऑर्डर की होती है ना, एक टॉप लेवल की जो चीज होती है, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, या फिर इंपॉर्टेंट, उसको हम मेटा कहते हैं। मतलब दीज आर कंसिडर्ड एज बेस्ट थिंग्स। अब ये चीज याद रखना कि बेस्ट तो है ये, लेकिन जरूरी नहीं है कि दीज आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। कोई भी चीज देखो दोस्तों, फिलॉसफी, अब एथिक्स पार्ट तो देखो फिलॉसफी का ही है, कोई भी चीज फिलोसफिकल एस्पेक्ट के अंदर ना एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं मानी जाती है। हाँ वो अलग बात है कि कुछ थिंकर्स कह देते हैं कि उनके विचारों के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ होनी चाहिए, ये हार्ट एंड सोल है, ये मस्ट है, ये एब्सोल्यूट इंग्रेडिएंट होना ही चाहिए देश के गवर्नेंस स्ट्रक्चर का, कंट्री का। वो अलग बात है, वो एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव है। आप भी 10 चीज़ें कह सकते हो कि ये चीज़ें मैं मानता हूँ या मानती हूँ, देश में ऐसा होना ही चाहिए, कुछ हो चाहे ना हो ये तो, लेकिन ये तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। वो आपका ओपिनियन है, जिस प्रकार से दूसरे फिलोसफर्स का, थ्योरिस्ट का, स्कॉलर्स का ओपिनियन होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहां पर जब बात मेटाएथिक्स की आती है, दीज आर कंसिडर्ड एज समथिंग विच आर ऑफ हायर ऑर्डर, टॉप लेवल, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट, बट जरूरी नहीं है कि एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्योंकि हमारा मकसद यही है। मेटा के साथ अगर यहां पर वर्ड एथिक्स है, तो एथिक्स में क्या है, मतलब ये जो मैं आपको एब्सोल्युटली नेसेसरी वाली चीज बता रहा हूं ना, ये मेटा वर्ड को एथिक्स के साथ रिलेट करके बता रहा हूं मैं आपको। अभी आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे करके जैसे लेक्चर हमारा प्रोसीड करेगा, आपको बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगा, उसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। लेकिन अभी के लिए मैं पहले टर्म्स को डीकोड कर कर आपको बता रहा हूँ सबसे पहले, इस गहराई में कूदने से पहले, कि जब भी मेटा एथिक्स वर्ड की कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो दीज आर दोज एथिक्स जो कि माने जाते हैं कि सबसे ये टॉप लेवल के, टॉप नॉच लेवल के एथिक्स हैं। ये यहाँ पर हम लोग कुछ ना ब्रॉडर टॉपिक्स के साथ, सिग्निफिकेंट टॉपिक्स के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ डील करते हैं। बट हमारा मकसद तो एथिक्स के अंदर यही होता है, लोगों के बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को लेकर आना, एक अपनी हार्मोनियस सोसाइटी बनाना। तो उसके चलते आप ये कह सकते हो दीज आर इंपॉर्टेंट बट नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो शांति व्यवस्था को लेकर आ सकती हैं, देश के गवर्नेंस को एक स्मूथ डायरेक्शन दे सकती हैं, दंगे फसाद ना हो, लोग एक दूसरे को अपना माने, ठीक है, और चिड़े ना एक दूसरे से, एथिक्स के बेसिस पर, मोरालिटी के बेसिस पर अपनी लाइफ को गवर्न करें, चलाएं, सरकार भी वैसे ही काम करे, तो फिर अगर सब कुछ सही बैठ रहा है देश का, तो एब्सोल्युटली नेसेसरी जैसी चीज़ें फिर कुछ कुछ नहीं होती हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम डिटेल्ड तरीके से इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मैंने आपको पहले टर्म्स बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बताए अभी। तो हम समझते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट को, कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स एथिक्स की एक वो ब्रांच है जो कि डील करती है कुछ ब्रॉडर क्वेश्चंस के साथ, कुछ ब्रॉडर टॉपिक्स के साथ डील करती है वाली ब्रांच, मेटा एथिक्स। ठीक है, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस के साथ। लाइक अगर हमें एक सवाल दिया जाए, हमसे कुछ पूछा जाए कि हम मोरालिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये एक, समझ रहे हो ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। यहां पर
हमें बहुत गहराई से सोच विचार करना होगा और आपके जैसे अनगिनत लोगों के अलग अलग आंसर हो सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग मोरालिटी क्या है। कईयों के अकॉर्डिंग, जैसे हमने एग्जांपल्स अभी तक इतने सारे अपने लेक्चर में कवर करें कि वो जो लड़की वाला एग्जांपल है कि वो दवाइयाँ चोरी करता है अपने माँ के इलाज के लिए, क्योंकि उसकी माँ मरने वाली है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता। तो उसके हिसाब से जो उसकी मोरालिटी है वो उसका एंड रिजल्ट है कि मैंने जो भी करा अपनी माँ के लिए करा, एंड में मैंने अपनी माँ को बचा लिया। तो भले ही मैंने चोरी करी लेकिन वो चोरी को जस्टिफाई कर देगा। लेकिन वहीं पर जो मीन्स हैं, कई लोग मीन्स को लेकर चलते हैं कि मोरालिटी मीन्स में छुपी है, मतलब जो रास्ता जा रहा है आपका, जैसे चोरी आपने करी तो वो मोरालिटी का पार्ट है ही नहीं, वो एथिक्स का पार्ट है ही नहीं। भले ही एंड रिजल्ट आपको ये मिला कि आपने अपनी माँ की जान बचा ली, लेकिन चोरी तो चोरी है, वो गलत है। तो मीन्स जो है, कई लोग मीन्स के बेसिस पर मोरालिटी को डिफाइन करेंगे, कई लोग एंड रिजल्ट के बेसिस पर मोरालिटी को डिफाइन करेंगे। अब कौन सही है कौन गलत है, अगेन दिस इज अ डिबेट, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ फिलोसफी। एंड फिलोसफी के अंदर मल्टीपल ओपिनियंस हो सकते हैं लोगों के, बट कोई भी सही गलत नहीं होता है, क्योंकि अगर आप सही मान रहे हो तो वो आप अपने आप को मान रहे हो, गलत आप जिसको बोल रहे हो तो वो आप बोल रहे हो, लेकिन जिसने अपना कोई ओपिनियन दिया तो उस पर्सन के हिसाब से वो, उस ओपिनियन के हिसाब से वो पर्सन ठीक है जिसका वो ओपिनियन है, वो अपने आप को क्यों गलत मानेगा। गलत तो आप दूसरों के ओपिनियन को मान रहे हो। तो फिलोसफी एक ऐसी चीज है, यहाँ पर हम फिलोसफी को जैसे कहते हैं, हम PSIR के अंदर भी पढ़ते हैं एरिस्टोटल, सॉक्रेटिस, प्लेटो वगैरह के थॉट को, क्लासिकल थिंकर्स जो होते हैं, तो हमें यही सिखाया जाता है वहाँ पर कि ये फिलोसफिकल डिबेट्स एक ऐसी एंडलेस डिबेट इसलिए होती है बिकॉज यहाँ पर हर कोई पर्सन जो है उसका खुद का ओपिनियन है और कोई सही गलत नहीं है, क्योंकि सही गलत जो है वो हम डिसाइड करते हैं अपने ओपिनियन और सामने वाले ओपिनियन को, सामने वाले पर्सन के ओपिनियन को कंपेयर कर। लेकिन सामने वाले ने भी अगर अपना कोई ओपिनियन दिया है, उसका भी कोई विचार है, कोई मत है, तो वो अपने हिसाब से अपनी जगह पर ठीक है। जैसे हम अपनी जगह पर ठीक होते हैं वैसे ही सामने वाला अपनी जगह पर ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ब्रॉडर क्वेश्चंस के साथ हम डील करते हैं मेटाएथिक्स की ब्रांच के अंदर, लाइक मोरालिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जस्टिस क्या है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जैसे हम PSIR के लेक्चर्स में पढ़ते हैं क्लासिकल थिंकर्स क्या करते थे दोस्तों, जिससे मैं PSIR के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। लाइक जब ये एथेंस ग्रीस के अंदर फिलॉसफी अपनी चरम सीमा पर गई और जहाँ से पूरी का पूरा हमने ब्रांच जानी कि फिलॉसफी इज ऑल्सो अ साइंस एंड इट इज़ अ बाप ऑफ ऑल साइंसेस, सारी बेसिक साइंसेस फिलॉसफी से ही इमर्ज हुई हैं। तो वहाँ पर जब हम सोक्रेटिस के क्लासरूम का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, उसका स्टूडेंट था प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल। तो सोक्रेटिस ने यही तरकीब निकाली थी लोगों के दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए, उनके अंदर जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को एक्टिवेट करने के लिए, एज वेल एज कि लोग सोक्रेटिस के अंदर क्लासरूम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सोचे, जिन टॉपिक्स के बारे में उन्होंने सुना है लेकिन कभी खुद से सोच विचार नहीं करा कि उनका भी तो ओपिनियन हो सकता है ना उस टॉपिक के ऊपर। तो सोक्रेटिस जैसे अपने क्लासरूम के अंदर ये तरकीब अपनाते थे, हाँ भाई प्लेटो खड़े हो, बताओ प्यार क्या है, बताओ नफरत क्या है, बताओ समानता इक्वालिटी क्या होती है, बताओ जस्टिस क्या है, बताओ फ्रीडम क्या है, बताओ ये चीज़ सही है कि गलत है। तो जब मान लो कि प्लेटो एज अ स्टूडेंट कोई आंसर देते थे तो सामने सोक्रेटिस एज अ मेंटोर, एज अ टीचर किसी और स्टूडेंट को खड़ा करते थे, हाँ भाई तुम बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या है। तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट निकल कर आता था। अब एक का आर्ग्यूमेंट है, एक का काउंटर आर्ग्यूमेंट है, फिर डिबेट चलती रहेगी। कुछ पॉइंट्स लेकिन आर्ग्यूमेंट वाली साइड से, कुछ पॉइंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट वाली साइड से सिंक्रोनाइज होकर कंबाइंड तरीके से आएंगे। जैसे मतलब मान लो कि आपके और मेरे बीच में एक वाद विवाद चल रहा है, डिबेट चल रही है, मैं किसी टॉपिक के फेवर में हूँ, आप उसके अगेंस्ट में हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर मेरे तर्क से आप एग्री करोगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपने जो तर्क दिया, आपने जो आर्गुमेंट दिया उससे मैं एग्री करूँगा। तो आपके और मेरे विचारों के अंदर एक सिंथेसिस देखने को मिलेगा, एक कॉमन पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिसको लाकर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। लेकिन वो कंक्लूजन कोई एक फिक्स कंक्लूजन नहीं होगी, उसके ऊपर भी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में एक डिबेट, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट चल सकता है, जिसको हम PSIR में, दिव्या याद है ना कैसे कवर करते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, जैसे एक थीसिस है ना, उसके सामने जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स निकलेगी उसको हम कहेंगे एंटी थीसिस। अब थीसिस एंटी थीसिस के कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे,
इनसे कंबाइन होकर बनेगी एक सिंथेसिस, ये कंक्लूजन होगी। लेकिन ये कंक्लूजन कोई परमानेंट नहीं है, आगे चलकर इसके भी कुछ काउंटर आर्गुमेंट जो होंगे वो शुरू होंगे, इसके सामने भी एक एंटीथीसिस जो है वो डेवलप होगी, फिर एंटीथीसिस और सिंथेसिस के कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे, अगेन दोबारा एक सिंथेसिस इनके बीच में निकल कर आएगी, कुछ टाइम के लिए वैलिडेट रहेगी, फिर से इसके सामने कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स जो हैं वो खड़े होंगे। ऐसे चलते चलते बहुत सारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस ना, जो टॉपिक्स होते हैं ना दुनिया में बहुत सारे, वो अभी तक वाइंड अप इसलिए नहीं हो सके हैं बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग। और वो कॉन्टिन्यूसली क्यों इवॉल्व कर रहे हैं वो सारे टॉपिक्स? बिकॉज सोसाइटीज जो होती हैं वो डायनेमिक होती हैं, एक जगह फिक्स नहीं रहती हैं। सोसाइटीज जो होती हैं वो प्रोग्रेस करती हैं, सोसाइटीज का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो लोगों का बोलचाल, पहनावा, रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, थिंकिंग, मेंटेलिटी, ये सब चेंज होती है। तो इसलिए जब समाज का ढांचा, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें जब बदलती हैं तो ऑब्वियसली बात है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उस समाज के जो पार्ट होती हैं, जो टॉपिक्स वहाँ पर चल रहे होते हैं, वो पास्ट में जो ठीक थे करंट टाइम में हो सकता है इनवैलिडेट हो जाएं या उसको एक नया रूप दे दिया जाए। ये इवॉल्व होता रहता है। इसलिए फिलोसफिकल डिबेट्स या फिलोसफिकल जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे मोरालिटी एक फिलोसफिकल टॉपिक ही तो है, जस्टिस एक फिलोसफिकल टॉपिक ही तो है, कि आप इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन दे सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कुछ बोलोगे आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ मत और कुछ तर्क जो हैं वो आपके आगे अड़ंगा आकर स्पीड ब्रेकर बनकर खड़े हो जाएंगे। अगेन जो आपको आपके विचारों के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है, आप उसको विचारों के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो। आपके और क्रिटिसाइजर के विचारों में कुछ कॉमन पॉइंट होंगे, वो एक थ्योरी बनेगी, थ्योरी की अगेन एक काउंटर आर्गुमेंट्स आएंगी। तो अगेन पॉइंट यही है 100 बात की एक बात के, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं दुनिया के अंदर जिसके बारे में यू कैन ओनली थिंक एंड यू कैन थिंक इन एन एंडलेस मैनर, एंड व्हेन योर थिंकिंग विल स्टॉप, कोई और पर्सन उसके बारे में आपसे एक अलग पाथ लेकर सोचने लगेगा या सोचने लगेगी। तो ये जो एक एंडलेस चीजें हैं लेकिन ब्रॉडर चीजें हैं, ये मेटा एथिक्स का पार्ट है। ठीक है, अब इसको क्यों ब्रॉडर बोला जा रहा था आप समझ गए ना, बिकॉज दीज आर एंडलेस डिबेट्स, एंडलेस टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर जो है वाद विवाद और तर्क, अलग अलग मत, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट चल सकते हैं और चलते रहते हैं, और कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा। यहाँ पर कॉमा आ सकता है कुछ टाइम के लिए, हॉल्ट हो सकता है, बट फिक्स नहीं हो सकता, पत्थर की लकीर नहीं बन सकता। तो दिव्या, रिया, पहले मुझे ये बताओ, ये अच्छे से समझ में आया मेटा वर्ड और मेटा एथिक्स किसको कहा जा रहा है? ठीक है, बाकी दो टर्म्स सिंपल हैं, बाकी जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिंपल है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नॉर्मेटिव एथिक्स वर्ड के अंदर आपको नॉर्म दिख रहा है, अप्लाइड एथिक्स वर्ड के अंदर आपको अप्लाइड यानी कि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिख रहा है। तो जो दोस्तों नॉर्मेटिव एथिक्स हैं, इट इज़ कंसर्न विद नॉर्म्स, थोड़ा सा नॉर्मेटिव अप्रोच की ये बात करते हैं, आइडियलिज्म की बात करते हैं जो कि वास्तविकता से मेल नहीं खाती है, बट नॉर्मेटिव अप्रोच हमें ये बताती है, नॉर्मेटिव एथिक्स हमें ये बताते हैं डैट ये चीज़ें अचीवेबल हैं। अगेन वो कोई पर्सन नहीं बताते हैं, कोई ना कोई स्कॉलर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। हमेशा हमें लगता है वॉट वी ऑट टू डू या वॉट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, ऐसा हो सकता था, वो वास्तविकता नहीं है, अभी है नहीं ऐसा, अभी वो अचीव नहीं हो गया है, बट दिस थिंग इज अचीवेबल व्हेन यू पुट दीज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जहां पर आप ऑट टू की बात करते हो या जिसको हम बोलते हैं दैट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता था, ऐसा करा जाना चाहिए था। जब आप एक चाहिए वर्ड का इस्तेमाल करते हो, दैट शुड बी डन, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए था, वो नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट बन जाता है। नॉर्मेटिव एथिक्स का फायदा क्या होता है? ये हमें एक फ्रेमवर्क दे देता है, किस चीज का? एक रियलिटी चेक का।
जो कि आपकी रियलिटी होती है, जो चीज़ें अभी चल रही हैं आपके राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, देश के अंदर, सामाजिक व्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, लोगों की जिंदगी के अंदर, आपको वो रियलिटी चेक मिला। अब उस रियलिटी चेक के अंदर यू आर फाइंडिंग सम लूप होल्स। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको गलत लग रही हैं देश की व्यवस्था, देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। उन गलती के लिए आप बेसिकली अपना रहे हो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। यू आर सजेस्टिंग सम सॉल्यूशंस, जिसके चलते आपके पास कुछ ओपिनियंस हैं, जिससे आप एक बेटर सोसाइटी, एक बेटर इकोनॉमी एंड अ बेटर पॉलिटिकल सिस्टम का सपना देखते हो। ठीक है, कभी भी मुझे एक बात बताओ, हम जब नॉर्मेटिव अप्रोच का सहारा लेते हैं, आइडियलिज्म के बारे में बात करते हैं, तो दिव्या, रिया, आप मुझे खुद सोच के बताओ, हम सही चीज़ों को गलत करने की बात करेंगे या गलत चीज़ों को सही करने की बात करेंगे? बताओ। अगर हमारा कोई विजनरी अप्रोच है, हम फ्यूचर में कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो हम सुधार की तरफ जाएंगे या बिगाड़ेंगे उस चीज़ को? अच्छी चीज़ों को देखकर आप ये बोलोगे कि चीज़ें गलत हो जाए, या गलत चीज़ों को देखकर ये बोलोगे कि अच्छी हो जाए? बोलो। सही की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? है ना। गलत चीज़ के हम ये क्यों बोलेंगे कि गलत चीज़ें आ जाएं? गलतियां तो ऑलरेडी चल रही हैं। गलतियां जिसको पसंद होंगी तो वो फिर और गलतियों को कैसे एक बर्थ देगा? समझ रहे हो? इसलिए हम नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर जर्नली ऐसा माना जाता है, कोई थंब रूल नहीं है कि आप मतलब कभी गलती के बारे में बात करोगे ही नहीं। आप गलती को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे, ना कि आप सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करके इन चीज़ों को गलत कैसे बनाना इसके बारे में बात करो। क्योंकि बात यह है दोस्तों, नॉर्म्स के अंदर या नॉर्मेटिव जो भी वर्ड होता है, इसके अंदर ना मोरालिटी छुपी होती है। मॉरल प्रिंसिपल्स तो हैं, इसके अंदर मोरालिटी छुपी हुई है। मोरालिटी इज कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। तो यू विल नॉट गो विद द रॉन्ग डायरेक्शन व्हेन यू आर गिविंग सॉल्यूशन। कोई भी फिलोसफर जो होता है, जो थ्योरिस्ट होता है, जो स्कॉलर होते हैं, वो गलत चीज़ों को लाने की बात थोड़ी ना करेंगे, वो एक अच्छी चीज़ों को लाने की बात करेंगे। तो नॉर्मेटिव एथिक्स इज कंसर्न विद व्हाट वी ऑट टू डू। ये हम एक फ्रेमवर्क देता है, एक रियलिटी चेक का बैकग्राउंड देता है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि व्हाट इज राइट या फिर व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, तो इट इज कंसर्न विद व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, और उससे हम एक बेटर तरीके से सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, कुल मिलाकर पूरी की पूरी देश की व्यवस्था के अंदर एक सुधार लेकर आ सकते हैं, बेटरमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। अब बड़े सारे जो फिलोसफर्स हैं, वो ना कोशिश करते हैं कि वो इस फ्रेमवर्क को, राइट और रॉन्ग के फ्रेमवर्क को दें थ्रू रीजनिंग। अब रीजनिंग का दोस्तों यहां पर पता है क्या मतलब है? मान लो कि कोई एक स्कॉलर है, दिव्या, रिया, आप खुद सोच के देखो, यहां पर जब हम बात करते हैं जैसे थिंकर्स के बारे में, क्लासिकल थिंकर्स के बारे में, ये क्या हमारे देश से रिलेटेड लोग हैं क्या? सोक्रेटिस, प्लेटो या एरिस्टोटल, मैकियावेली, इमैनुअल कांट, या फिर जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, या फिर कार्ल मार्क्स? नहीं ना। लेकिन हमेशा कोई भी पर्सन अपनी थ्योरीज को समझाते हुए, तो यही तो फर्क होता है लेमैन में और स्कॉलर्स में। मतलब आपका कोई एक मत हो, आपके मत में इतना दम क्यों नहीं है आपके आर्गुमेंट के अंदर, और कार्ल मार्क्स की बातों के अंदर इतना दम क्यों है? ऐसा नहीं है कि वो स्कॉलर है, वो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, या फिर उन्होंने कोई बुक लिख दी इस वजह से। ऐसा नहीं होता। आपकी बातों के अंदर देखो, अगर आप स्कॉलर नहीं भी हो ना, तब भी आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बाल केशव ठाकरे, शिवसेना बनाई, है ना। अब कोई वो क्या पॉलिटिकल फिलोसफर थे? क्या कोई थिंकर थे? क्या उन्होंने कोई बुक लिखी अपनी? बिल्कुल भी नहीं, है ना। उन्होंने तो सिर्फ लोगों की जो प्रॉब्लम थी कि मराठी लोगों को महाराष्ट्र के अंदर साइडलाइन करा जा रहा है, एक उस इशू को पकड़कर महाराष्ट्र के मराठियों को जोड़ने का काम करा, एक कॉमन छत्र छाया के अंदर एक पार्टी बनाकर, दैट इज शिवसेना। और सत्ता में भी आ गई वो पार्टी उनके इनिशिएटिव से। ही वॉज अ कार्टूनिस्ट, कार्टून बनाते थे अखबारों के लिए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि
कोई भी जो फिलोसफर होता है वो ना अपने मतों को, अपनी किसी बात को जब वो समझाना चाहते हैं तो वो रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब रीजन का इस्तेमाल तो हम भी करते हैं। मान लो कि आप मुझे किसी बात को समझाना चाह रहे हो, अब आपके पास दो तीन ऑप्शन है। या तो आप पहले मुझे बोल दो कि सर पहले ना आप हमारी पूरी बात को सुन लो, फिर आप मुझे बताना कि क्या गलत मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, या क्या सही है मेरी बातों के अंदर। दूसरी तरीके के लोग क्या होते हैं, अपनी बातों को जस्टिफाई करते हैं चिल्ला चिल्ला कर, सामने वाले की बात को दबाकर। क्या सामने वाला ऐसे करके समझ पाएगा आपकी बातों को? बिल्कुल भी नहीं। रीजनिंग जो पॉलिटिकल फिलोसफर देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सटीक, गहरी, लोगों की फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, ताकि लोग जब उसको सोचें, समझें, रिव्यू करें और ये सोच के देखें कि अगर हम इसको अप्लाई करें इसकी बातों को, तो क्या सच में जो ये हमें सपने दिखा रहा है पॉलिटिकल, सॉरी नॉट पॉलिटिकल फिलोसफर, ये जो फिलोसफर हमें सपने दिखा रहा है, क्या ये अचीव करे जा सकते हैं? क्या ये बता रहा है कि अगर ऐसा ऐसा कर लो तो सोसाइटी ऐसी बन जाएगी? क्या सच में ऐसा हो जाएगा? तब आप जाकर इंप्रेस होते हो किसी के काम से। इसलिए आपको, रिया बताओ, कार्ल मार्क्स की थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद है ना? प्रोलेटेरिएट वर्सेस बोर्जुआजी, है ना? दिव्या, एरिस्टोटल की कुछ कुछ बातें आपको याद होगी, भगत सिंह की कुछ कुछ बातें याद होंगी, जैसे कि मैं मूवीज के सीन भेजता रहता हूं टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, है ना? आप उसको इंप्लीमेंट करके भी देख सकते हो, है ना? अब ऐसी उनकी बातें क्यों याद है? बिकॉज उनकी बात जिस तरीके से उन्होंने करी ना, हमारे दिलो दिमाग तक पहुंचाने का काम करा, तो वो हमारे दिलो दिमाग में, जहन तक बैठ गई है, अंदर बस गई है। बिकॉज दे वर हैविंग अ गुड रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेटिव पावर। और इस चीज को आप दिव्या PSIR में यूज कर सकते हो। जैसे जब भी हम बात करते हैं ना कि वेरियस फिलोसफर्स की जो फिलोसफीज है वो दुनिया में इतनी प्रचलित क्यों है, कितने पुराने हैं दिव्या ये सारे, रिया, है ना? एरिस्टोटल, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, कितने ज़माने बीत गए इनको, हमारे देश के साथ कुछ लेना देना नहीं इनका, फिर भी हम आज इनको महत्वता क्यों देते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं हम इनको? बिकॉज जिस ज़माने के अंदर उन्होंने अपनी बात को पोर्ट्रे करा था, जो आर्ग्यूमेंटेटिव पावर उन्होंने अपने वर्क के अंदर, अपनी थ्योरीज के अंदर, अपनी डिबेट्स के अंदर रखी थी, वो उसकी झलक हमें आज भी देखने को मिलती है। एंड दे वर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग पावर कि वो हमें समझा सकें। हमारे सामने नहीं आए वो बात करने, उनकी वीडियोस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, बट उनकी राइटिंग के अंदर भी इतनी गहरी छाप है कि वो इस प्रकार से रीजन करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को देते हैं कि यस वी कैन फील कनेक्टेड विद देम। भले ही हम किसी और सोसाइटी और किसी और कंट्री का पार्ट है, और भले ही हम आज इसको 2025 में बैठ के सुन रहे हैं, और बातें वो करी गई थी BCE के एरा में, बिफोर कॉमन एरा में। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, यहाँ पर 4 ही दे रखे हैं, अनगिनत एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, क्योंकि कितने भी फिलोसफर्स की या फिलोसफीज को यहाँ पर शामिल कर सकते हो नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर। क्योंकि फिलोसफर्स की फिलोसफीज अगेन एक आइडियलिज्म को, एक नॉर्मेटिव टेंडेंसी को दर्शाती हैं, जो कि रियलिटी का एक मतलब वास्तविकता का एक रियलिटी चेक है। वो रियलिटी में मिल नहीं गई आपको, बट यू हैव सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स, यू हैव सर्टेन रीजनिंग, यू हैव रीजनिंग पावर, आर्ग्यूमेंटेटिव पावर, दैट ऐसा ऐसा करोगे तो ये चीजें मिल जाएंगी। जो चीजें गलत हो रही हैं, आप ऐसे ऐसा करके अगर इसको अप्लाई करा जाए तो ये व्यवस्था इससे ठीक हो सकती है। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर हमें 4 दिख रहे हैं। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स ऑफ इमैनुअल कांट, ये इमैनुअल कांट वही है। और डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के अंदर पता है क्या शामिल होता है? याद है कुछ क्लासेस पहले मैंने आपको एक चीज पढ़वाई थी इमैनुअल कांट के बारे में, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का कॉन्सेप्ट, जहां पर इसने बोला था एथिक्स यूनिवर्सल चीज होती है, और आप वहां पर ऐसा करके नहीं देख सकते कि अगर हम उस एग्जाम्पल को पकड़ लें कि माँ की जान तो बच गई लेकिन दवाइयाँ चोरी कर ली गई थी, तो चोरी तो गलत चीज़ है। माँ की जान बचना वो एंड रिजल्ट है, उसके बारे में तो बाद में बात होगी, लेकिन जिस पाथ से आप गुजरे हो माँ की जान बचाने के लिए, चोरी का आपने रास्ता लिया है, दैट चोरी इज बैड। तो यूनिवर्सलिटी ऑफ एक्शंस के बेसिस पर जब हम किसी चीज़ को जज करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। याद है दिव्या, रिया, कि भूल गए इस चीज़ को? याद है ना? तो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स जो है ना, उसके अंदर है वो कॉन्सेप्ट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ठीक है? फिर जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी, एज वेल एज जॉन स्टुअर्ट मिल की भी यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी, दैट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस, एंड वर्च्यू एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल। अब मैं इसको सिर्फ नाम देकर यही नहीं छोड़ना चाहता हूं,
हम इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर्स बनाएंगे अभी के लिए, लेकिन जो काम की बात है यहाँ पर हम 3 ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में पहले 3 ब्रांचेस को जान लेते हैं। अगले लेक्चर में ना मैं आपको डिटेल में एक एक लेक्चर बनाकर दूंगा इसके ऊपर। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स ऑफ इमैनुअल कांट, जिसके अंदर कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के कॉन्सेप्ट को हम दोबारा रिवाइज करेंगे। यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसफी ऑफ जेरेमी बेंथम, यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसफी ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल एंड वर्च्यू एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल। 4 अलग अलग लेक्चर्स हम इसके ऊपर डिटेल में बनाएंगे, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे ऐसे में, पीएसआई और ऑप्शनल की राइटिंग में अगर आपका पीएसआई ऑप्शनल है तो, और एथिक्स में तो करेंगे करेंगे, और ऐसे राइटिंग में भी आपकी काफ़ी अच्छी मदद हो जाएगी। एज वेल एज थोड़ा सा आपको एक इंग्रेडिएंट मिल जाएगा इंडियन सोसाइटी के आंसर्स को एनरिच करने के लिए। कुछ अच्छी अच्छी टर्म्स आपको, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पता लग जाएंगे। तो ये है नॉर्मेटिव एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स में क्या है? इट डील्स विद प्रैक्टिकल इश्यूज ऑफ मॉरल इंपॉर्टेंस, डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, और जिसके अंदर डायलेमास का एक फंडा होता है। ठीक है, वो डायलेमास जहाँ पर आपको, और डायलेमा के बारे में आई होप अब आप अच्छे से जानते हो। ऐसे 2 रास्ते जहाँ पर आपको एक चूज़ करना है, बट यू आर कन्फ्यूज कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, एंड वो चीज़ आपको सरदर्दी दे रही है, डैट इज़ डायलेमा। तो कुछ ऐसे इश्यूज जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन वहाँ पर डायलेमा का एंगल है, ये हमारी रोज़मर्रा के जीवन में हम फेस करते हैं, ये सुनते हैं या कोई इंसान भुगतता है इन चीज़ों को, वो अप्लाइड एथिक्स का पार्ट है। एंड इट डील्स विद सर्टेन टॉपिक्स लाइक कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा देना, सरोगेसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब फांसी की सज़ा का दोस्तों फंडा ये है कि बहुत सारी जुडिशियल सिस्टम की स्कॉलर जो हैं, मतलब जो जुडिशरी के सिस्टम के अंदर जजेस के इंटेंशन को स्टडी करते हैं, तो उनका ये कहना है जजेस भी एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान है। एक एग्जाम 15-20 एग्जाम पास करके जज बना जा सकता है, लेकिन क्या ये आपको ये राइट दे देता है क्या कि आप अपनी कलम और स्याही का इस्तेमाल करके, पेन और इंक का इस्तेमाल करके एक ऐसा वर्डिक्ट दे दो कि जिससे सामने वाले को फांसी हो जाए या उसको मौत की घाट उतार दिया जाए? तो इसके ऊपर एक डिबेट ये चलती है। कैपिटल पनिशमेंट फांसी को कहते हैं, याद रखना, ठीक है। ये जो टर्म है कैपिटल पनिशमेंट, दिस मीन्स फांसी की सज़ा, ठीक है। किसी को मौत की सज़ा देना, फांसी की सज़ा देना। तो इसके अंदर एक डिबेट ये चलती है जो आज तक चली आ रही है। एक इंसान को जस्ट बिकॉज वो जज है तो वो इंसान ही, मरना तो उसे भी है। वो कोई ऐसा तो नहीं भीष्म पितामह की तरह अमर हो गया हो। उसको किसने अधिकार दिया कि वो किसी दूसरे इंसान की जान ले सके? जस्ट बिकॉज देश ने, सोसाइटी ने मिलकर कुछ रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स के अंदर 3 ऑर्गन्स को बनाया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जस्ट बिकॉज जज बनने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, और जस्ट बिकॉज एक एग्ज़ाम को क्लियर करके आप जज बन गए हो, तो आप के पास इतनी दम है क्या कि आप किसी को किसी की गलती के लिए भगवान बनकर, जो कि आप हो नहीं, औकात कुछ भी नहीं, औकात इंसान की है, 15-20 एग्जाम निकाल कर जज तो कोई भी बन सकता है, तो क्या आपको ये राइट देता है कि सिर्फ एक एग्जाम निकालने की वजह से आप दूसरे इंसान की जान ले लो? हु आर यू? अब आप कहोगे आई एम जज, बट जज इज नॉट गॉड। ये एक डिबेट चल रही है, सोच के देखो इसके बारे में। अब जो फेवर में इसके आर्गूमेंट्स आती हैं, मतलब इसकी जो काउंटर आर्गूमेंट्स आती हैं कि हाँ मौत की कैपिटल पनिशमेंट इज ओके, ये चलनी चाहिए, तो उसके अंदर आर्गूमेंट्स आती है कि कुछ लोग इतना दूसरों को इतनी दर्दनाक मौत देते हैं, जैसे निर्भया का आप रेप केस देखो और मर्डर केस देखो। आजकल औरतें इतनी क्रूर होती जा रही है ना, हस्बैंड को ढक्कनों में, ड्रमों में घुसा घुसा के मार रही हैं, हनीमून पे ले जाके पटक रही हैं। तो जब कोई किसी इंसान के साथ गलत कर रहा है तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, फिर ऐसे लोगों को मार देना चाहिए जो रेपिस्ट हैं या जो दूसरों को टॉर्चर करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। लेकिन अगेन इसके एक काउंटर आर्ग्यूमेंट यही है कि उन्होंने जो करा वो करा, सज़ा और तरीके की दी जा सकती है, बट मौत के घाट उतारने का काम, किसी को भी किसी की ज़िंदगी छीनने का काम, ये सिर्फ गॉड का है। ये गॉड ने किसी को अपॉइंट करा ही नहीं है वाले काम के लिए। तो सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पर अगर आप एक जज बनकर जुडिशरी का पार्ट हो, तो आप भगवान का रोल कैसे निभा रहे हो किसी की जान लेने का? आप यमराज कैसे बन सकते हो उसके लिए? आप समझ गए? जैसे कैपिटल पनिशमेंट, ये देखो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये मान लो कि एक टॉपिक है फांसी की सज़ा।
कैपिटल पनिशमेंट। एक थीसिस है इसके पीछे ना, कि जो लोग, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि थीसिस है इसके पीछे कि जो लोग रेपिस्ट होते हैं, दूसरों को दर्दनाक मौत देते हैं, उनको तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। एंटी थीसिस क्या कह रही है, काउंटर आर्गूमेंट्स क्या कह रही है, नहीं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कह रहे हैं सिर्फ आप एक जज बनकर इक्का तुक्का एग्जाम निकालकर भगवान का रोल नहीं निभा सकते हो। अब इन दोनों पॉइंट से कुछ आर्गुमेंट्स तो कॉमन होंगी जो निकल कर आएंगी, जो सिंथेसिस का पार्ट बनेगी, जो कि ये कहेंगी ठीक है मौत की सज़ा नहीं होनी चाहिए, मतलब सॉरी फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, हाँ वही मौत की सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उम्र कैद की सज़ा फिर पर्सन को मिलनी चाहिए कि वो जीते जी अगर कोई ऐसा कोई दर्दनाक किसी को मौत दे तो फिर वो 20-25 सालों में नहीं, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो जेल में ही रहेगा, जिंदा रहेगा, नेचुरल मौत ही मरेगा, लेकिन वो जेल में रहेगा। फिर इसके पीछे हो सकता है कुछ काउंटर आर्गूमेंट्स निकल कर आ जाएं कि नहीं यार किसी से कोई एक अपराध किसी टाइम पर हो गया था, कुछ गुस्से में किसी ने कुछ कदम उठाया था, एक बार इसको क्रॉस चेक करा जा सकता है 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद उसके एक्शंस को रिव्यू कर लो, और अगर लगे कि अभी तक वो जेल में ठीक है, उसका व्यवहार ठीक है, सब बढ़िया है, वो अच्छा इंसान हो गया है, मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ट्रांसफॉर्म होने का, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, किसी से छोटी किसी से बड़ी, अगर अब वो पर्सन चेंज हो गया है तो अब उसको फ्री कर देना चाहिए। अगेन इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स के कुछ ना कुछ पॉइंट लिख लेंगे, फिर थीसिस बनेगी, फिर कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा था ये चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। हालांकि जो मैंने आपको थीसिस एंटी थीसिस की आर्ग्यूमेंट बताई थी वो नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट थी, लेकिन इसको अप्लाइड एथिक्स में भी आप ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के लिए, डायलेमा वाले इश्यूज के लिए आप जान सकते हो। ठीक है। सिमिलरली सरोगेसी हमने डिस्कस करा था कि सरोगेसी के जो नुमाइंदे हैं वो इंडिया के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अंदर, सबके अंदर अलग अलग है। हम यहाँ पर बर्थ को एक या प्रेगनेंसी के टॉपिक को या फिर कोई जब एक औरत गर्भवती बन रही है, कोख के कॉन्सेप्ट को, वॉर्म के कॉन्सेप्ट को हम ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, धार्मिक एंगल से हम उसको ट्रीट करते हैं। वी डू नॉट ट्रीट इट लाइक अ मनी मेकिंग बिजनेस। बट बाकी कंट्रीज़ के अंदर सरोगेसी जो है कि मनी मेकिंग का काम है, कि अगर एक औरत गर्भवती हो सकती है और अगर उसको उसके लिए उसको एक अच्छी रकम मिल रही है और सामने वाले का भला हो जा रहा है कि उनको बच्चा मिल जा रहा है, तो इसमें तो दोनों लोगों की खुशी है, नुकसान तो किसी का हुआ ही नहीं। लेकिन मैंने आपको इसके भी एक जैसे सरोगेसी का टॉपिक अगर आप ये लिखो तो थीसिस क्या निकल कर आएगी कि दोनों पार्टीज का भला हो रहा है। अब एंटी थीसिस क्या होगी, काउंटर आर्गुमेंट क्या होंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर कितने सारे डायलेमास कवर करवाए थे, है ना, कि कपल के बीच में अगर डाइवोर्स हो गया और अब दोनों लेने से मना कर रहे हैं, तो जो लेडी अब प्रेग्नेंट हुई है अब उसको 50% अपने पैसे लेने भी हैं और बच्चा भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और वो बच्चा रखना नहीं चाहती है, उसको बच्चा कभी चाहिए ही नहीं था, तो अब उस बच्चे का होगा क्या। सारे माँ बाप के होते हुए वो फिर भी अनाथों की तरह ज़िंदगी बिता रहा है। और मैंने आपको अनगिनत उसके बारे में अलग अलग आस्पेक्ट दिए थे, अलग अलग सिचुएशन दी थी। तो इसलिए कोई भी जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना दोस्तों, अब आप समझ जाओ एथिक्स के अंदर, जब भी आप एथिक्स को फ्यूचर में पढ़ोगे मेरे साथ, अब जो आगे चलकर हम जो भी ये चीज़ें कवर करेंगे आगे चलकर, पूरी आपकी एथिक्स की क्लासेस के अंदर आप हमेशा याद रखना कि सिक्के की एक साइड नहीं है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड्स और टेल्स, हर एक एथिकल इशू के, हर एक वो इशू के जिसके अंदर डायलेमा है उसके दो इशूज होंगे, जिसके लिए एक थीसिस होगी, एक एंटी थीसिस होगी, कुछ टाइम के लिए वो सिंथेसिस बनेगी, लेकिन अगेन फिर काउंटर आर्गुमेंट शुरू होंगे, फिर एक सिंथेसिस बनेगी, फिर एक काउंटर आर्गुमेंट शुरू होंगे, तो वो कभी रुकता नहीं है सिलसिला, वो चलता चला जाता है। अब जैसे कैपिटल पनिशमेंट है, मैंने आपको इसके ऊपर फांसी की सजा के ऊपर आर्गुमेंट्स भी बताई, काउंटर आर्गुमेंट्स भी बताई, लेकिन हम इसको कभी फिक्स कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे दुनिया के लोग, सारे फिलोसफर्स एक ही कॉमन पॉइंट के ऊपर एग्री कर जाएं तो फिर ये टॉपिक डायलेमा वाला होता ही नहीं, सरोगेसी का टॉपिक डायलेमा वाला नहीं होता, फिर तो ये इशू रिजॉल्व हो गया होता। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अलग मत दे रहे हैं अपना कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, और जो लोग देखते हैं कि कुछ लोग टेररिस्ट हैं, रेपिस्ट हैं, बेफालतू में बेगुनाहों की जान लेते हैं, उनको तो मौत के घाट उतार ही देना चाहिए, उनका एक अलग मत है अपना, कि अगर जजेस ही ना हो ऐसे तो फिर हर किसी के मन में डर ही नहीं रहेगा कि चलो यार मैं मर्डर करने के बाद भी, रेप करने के बाद भी जेल में तो फ्री घूमूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, उम्र कैद हो भी गई तो कम से कम सांस से तो चलेंगी, मौत के घाट तो कोई नहीं उतार रहा, घर वाले कम से कम जेल में मिलने तो आ सकेंगे। तो इसके पीछे भी अनगिनत आर्गूमेंट्स हैं, क्योंकि टॉपिक कभी वाइंड अप नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ये जो 4 अलग अलग हमें कॉन्सेप्ट बताए गए थे, इमैनुअल कांट का डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी ऑफ जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, एंड वर्च्यू एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल, इसके बारे में हम डिटेल तरीके से जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।